हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि। मध्य प्रदेश में कृषि किस तरह की है, इससे क्या महत्व है, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, गेहूं में, ज्वार में, सोयाबीन में, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे। क्या महत्व है मध्य प्रदेश में कृषि का, आपको इस स्लाइड से ही पता चल सकता है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी जमीन है उसके करीब 49% जमीन खेती के योग्य है। यह तो ठीक ही है, लेकिन यह बात आप देखिए, मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 70% भाग कृषि पर ही आश्रित होता है। मध्य प्रदेश में मान लेते हैं 100 व्यक्ति हैं तो 70 व्यक्ति कृषि पर ही आश्रित होते हैं। कृषि उत्पादन का प्रतिशत 83% भाग खाद्यान्न फसलों पर होता है। इसमें से सिंचित भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 14.4%, और जो सिंचित नहीं है वह 85.6% है, जो कि वर्षा पर निर्भर करते हैं। मध्य प्रदेश में काफी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ की फसलों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि पर दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का ही आता है। भू संरचना, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विभिन्नताओं के कारण यहाँ पैदा होने वाली फसलों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ की भू संरचनाएं अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। मिट्टी कहीं काली मिट्टी पाई जा रही है, कहीं लाल, कहीं पीली, इस तरह से अलग अलग मिट्टियां भी पाई जाती हैं। कहीं तापमान 30 डिग्री से नीचे आता ही नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कहीं तापमान 15 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है। कुछ इस तरह की बातें आपके सामने हैं कि कौन से स्थान पर कौन सी फसल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, और मध्य प्रदेश का राज्य फसल भी सोयाबीन को ही कहा जाता है। आपको यह बात याद रखनी है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य चना और ज्वार की उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। गेहूं, तिलहन, इन सभी की दृष्टि में चौथा स्थान रखता है, और कपास की उत्पादन में यह 5वां स्थान रखता है। आपको याद रखना है, सोयाबीन में यह पहला स्थान रखता है। कृषि विभाग, मध्य प्रदेश का कृषि विभाग कितने भागों में मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा हुआ है। जैसे गेहूं प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, गेहूं प्रदेश, ज्वार गेहूं प्रदेश, मालवा प्रदेश या चावल का प्रदेश, अलग अलग भागों में बांटा गया है। चावल गेहूं प्रदेश, कुछ इस तरह से 5 भागों में कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला भाग है उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर में जो जिले हैं उसे ज्वार और गेहूं प्रदेश के नाम से उन्होंने अलग कर दिया है। कौन कौन से जिले आते हैं? मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, यह सभी के सभी जिले ज्वार गेहूं प्रदेश में आते हैं। इसका विस्तार छिंदवाड़ा और बैतूल में भी है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से जिले आते हैं। आपको मैप अगर आप रखकर चल रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, मध्य में गेहूं प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? होशंगाबाद, दमोह, भोपाल, सीहोर, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा और सागर। आप अगर मैप रखकर चल रहे हैं तो वह उससे पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। इतने सारे जिले आप याद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मालवा प्रदेश किसे कहते हैं? क्योंकि पश्चिम में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसे मालवा प्रदेश के नाम से जानते हैं। इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, यह सभी के सभी कहाँ शामिल हैं? मालवा प्रदेश में। इस प्रदेश में ज्वार और कपास की फसलों की प्रधानता है। कपास के स्थान पर मध्य प्रदेश 5वां स्थान रखता है, यह आपको याद होना चाहिए। पूर्व में चावल का प्रदेश किसे किसे कहा जाता है? कहाँ सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है? मंडला, सीधी, रीवा, शहडोल, बालाघाट, यह सभी के सभी जिलों में चावल की प्रधानता सबसे ज्यादा है। चावल और गेहूं दोनों के दोनों कहाँ पाया जाता है? पन्ना, सतना, जबलपुर, सिवनी, दक्षिण, एक पेटी के रूप में यह एक विस्तृत है। आपको याद रखना है, आप मैप रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब मुख्य बातों पर अपन आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से 2 फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसल? पहली है खरीफ की फसल और रबी की फसल। पूरे भारत में या पूरे विश्व में अपन फसलों को 2 भागों में ही बांटते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल को स्लायू कहा जाता है और रबी की फसल को आलू कहा जाता है। ठीक है, खरीफ की फसल को स्लायू और रबी की फसल को आलू कहा जाता है। यह अपने गांव वाली भाषा में आप कह सकते हैं। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, जो सभी प्रकार की दालें होती हैं, सोयाबीन, मूंगफली आदि। जब हम इन सभी फसलों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जोर पड़ना चाहिए कि कौन सी फसल है, मतलब
चावल को किसकी फसल है, खरीफ की है या रबी की है। इसी तरह से बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, इन सभी के बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जुलाई के मौसम में यह बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में यह काटी जाती है। इसी तरह रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, सरसों, जई, चना और अलसी, यह प्रमुख रूप से रबी की फसलें हैं। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद सर्दियों में यह बोई जाती हैं। कहने का मतलब अक्टूबर में यह बोया जाता है और अप्रैल मई में यह काटी जाती है रबी की फसलें। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? पहला है आपके सामने चावल। चावल या धान, धान उगाने के लिए मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में कुल कृषि भूमि का 22.5% भाग पर चावल की ही खेती होती है। इसके लिए अधिक अधिक नमी होने वाली फसल है। सबसे ज्यादा अगर जब चावल जब उगाया जाना है तो खेतों में अधिक से अधिक नमी हो, या साफ साफ आप कह दीजिए कि पानी चाहिए ही चाहिए, और साथ ही में इसमें जो तापमान है वह भी चाहिए। जहां औसत वर्षा लगभग 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर हो और जहां हल्की लाल व पीली मिट्टी हो, वहां चावल की खेती की जाती है। अक्टूबर नवंबर माह में यह काटी जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। आपको दिमाग में आना चाहिए कि यह कौन सी फसल है। मध्य प्रदेश में चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं। पहला है अमन, यह मध्य प्रदेश के कुल उत्पादन का 70% है। दूसरा है ओस, यह मध्य प्रदेश के कुल उत्पादन का 25% है। और तीसरा है बोरो, बोरो प्रकार का चावल, यह मध्य प्रदेश में नगण्य रूप में है। अमन की फसल शीत फसल है, शीतकालीन फसल है। इसका कुल उत्पादन 70% है। यह शीतकालीन के उपरांत बोई जाती है, 25% है। और सबसे कम है जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, यह नगण्य के बराबर है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा, सतना, यह सभी के सभी जिले धान के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अब याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि कृषि भूमि का कितने परसेंट भाग चावल उत्पादन करता है? 25%। सबसे इसमें अधिक नमी वाली फसल बोई जानी चाहिए। कितनी वर्षा की आवश्यकता? 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर। कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? हल्की लाल और पीली मिट्टी होनी चाहिए। कौन से माह पर वह बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कितनी किस्में? 3 किस्में, अमन, ओस और बोरो। यह आपको याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। गेहूं। गेहूं मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण फसल है। रबी की फसलों में से सबसे अधिक सब इसे ही बोया जाता है, गेहूं को। इसके लिए पानी की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिंचाई के माध्यम से भी गेहूं होती है। जहां वर्षा होती है वहां भी गेहूं हो सकता है। मध्य प्रदेश में गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मार्च में काट लिया जाता है। गेहूं की खेती मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक होती है। कौन कौन से भाग में? यहाँ के लिए मैदानी क्षेत्रों का होना आवश्यक है, जैसे ताप्ती, नर्मदा, तवा, गंजाल, हिरण आदि की घाटियों में, मालवा पठार की काली मिट्टी के क्षेत्रों में यह सबसे ज्यादा उगाई जाती है। इसके लिए प्रदेश में होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा, जबलपुर, गुना, सागर, ग्वालियर, निमाड़, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, यह सभी के सभी जिले होने चाहिए। चलिए, गेहूं में याद करने वाली कौन कौन सी बातें? गेहूं में याद करने वाली कौन कौन सी बातें? यह मध्य प्रदेश में रबी की फसल का सबसे ज्यादा बोया जाने वाला फसल है। दूसरा, इसके लिए औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीसरा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अप्रैल मार्च में काटा जाता है। चौथा, किस क्षेत्र में होता है? मैदानी क्षेत्रों में। गेहूं मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा होता है। बस बात करिए, मैप रखे होंगे तो आपको पश्चिमी भाग याद हो जाएंगे, या आप देख सकते हैं। चलिए, सोयाबीन की खेती। देश में जहां 100 डिग्री से लेकर 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस मध्यम उच्च तापमान में देश में जितना सोयाबीन पैदा होता है, उसका 82.1% भाग अकेले ही मध्य प्रदेश में पैदा होता है। कहने का मतलब न याद रखिए, सबसे ज्यादा भारत में पैदा होने वाला जो फसल है वह सोयाबीन है। आपको यह चीज याद रख लेनी है। बस मध्य प्रदेश के सोयाबीन के नाम, मध्य प्रदेश को क्योंकि सोयाबीन के नाम से ही जाना जाता है, सोयाबीन मध्य प्रदेश का राज्य फसल भी है। इसका उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं इंदौर, धार, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, भोपाल, गुना, शाजापुर, आगर मालवा और रतलाम। ये आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि सोयाबीन मध्य प्रदेश का राजकीय फसल है। भारत में सबसे ज्यादा बोया जाने वाला फसल सोयाबीन ही है। बढ़ते हैं गन्ना पर। मध्य प्रदेश में चीनी के लगभग 11 कारखाने हैं। इस फसल को उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान भी ज्यादा होना चाहिए और वर्षा भी ज्यादा होनी चाहिए। इसकी उपज चिकनी दोमट मिट्टी में होती है। इसके लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए।
देखिए, गन्ना एक बहुत बेहतरीन फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि इसके लिए तापमान का होना कितना आवश्यक है और पानी का होना कितना आवश्यक है। चलते हैं आगे तिलहन की फसलों में। राज्य में उत्पादित प्रमुख तिलहनों में सरसों, तिल, असली प्रमुख हैं। राज्य में सबसे ज्यादा क्या बोई जाती है? सरसों, फिर तिली, फिर अलसी। तिल खरीफ और अलसी व सरसों रबी की फसलें हैं। तिल खरीफ की फसलें हैं और अलसी सरसों रबी की फसलें हैं। भारत में सर्वाधिक अलसी मध्य प्रदेश में ही होता है। सोयाबीन और अलसी सबसे ज्यादा टॉप में कौन रखता है? भारत रखता है, सॉरी मध्य प्रदेश रखता है। तिल अधिकांशतः हल्की मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। तिली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जहाँ हल्की मिट्टी हो, और मतलब हल्की मिट्टी का कहने मतलब बलुई मिट्टी होना चाहिए और कम वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए। अलसी सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है जहाँ नमी की पर्याप्तता हो। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में यह बोए जाते हैं। आप देख सकते हैं मैप में। इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा याद रखना है क्या? तिलहन के मामले में तिल खरीफ की फसल है, अलसी सरसों की फसल है। दूसरी बात, तिली के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान, सॉरी असली अलसी के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। बलुई मिट्टी और कम वर्षा होनी चाहिए। जहां भी अलसी कहां होती है? जहां मिट्टी की पर्याप्तता हो, मिट्टी हो और पर्याप्त नमी हो। कपास, कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। यह प्रदेश की महत्वपूर्ण और नकदी फसल है। नकदी फसल है आप कह सकते हैं। इसमें 5वां स्थान रखता है। कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? जून में बुवाई की जाती है और नवंबर से लेकर मार्च में यह चुनाई या कटाई जाती है। काली और कछारी मिट्टी में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं जहां काली मिट्टी होगी वहां उत्पादन उनका ज्यादा होगा। इसके लिए 20 से लेकर 30 सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए और वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में इसमें वर्षा होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि गन्ना के लिए कितना तापमान होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया। और वर्षा कितना होना चाहिए गन्ना के लिए? 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें भी आपको याद रखना है कपास में वर्षा कितनी होनी चाहिए और तापमान कितना होना चाहिए? तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और वर्षा 50 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। यह कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? जून में बोई जाती है, नवंबर में काटी जाती है। कछारी और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए है ज्वार। ज्वार के बारे में बात करें तो यह कम वर्षा वाले भागों में पैदा की जाती है जहां वर्षा कम हो, लेकिन इसके लिए चिकनी और काप मिट्टी का होना आवश्यक है। चिकनी मिट्टी मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है। काली मिट्टी का प्रमुख चीज क्या होता है? अगर उसमें पानी डाल देंगे तो वह मिट्टी फिसलने लगेगी। अगर पानी उसे सूख गया तो वहां दरार पड़ जाएगी, दरार छोड़ देगा। ज्वार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। यह खरीफ की फसल है। आप जान सकते हैं कि कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी। आपको याद रखना है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है और रबी की फसल कौन सी है। चलिए सेंटीग्रेड के बारे में इसमें भी बात हुई, हम फिर से बात कर लेते हैं। ज्वार के लिए कितना सेंटीग्रेड होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यह ज्वार का हो गया। कपास का कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इससे पहले और हमने क्या देखा है? तिलहन के लिए कितना होना चाहिए, नहीं सॉरी गन्ने के लिए कितनी होनी चाहिए? गन्ने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है ना बाबू, मैं कितनी बार बताऊंगा फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिस तरह से मैं याद करते चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली साधारणतः जहां 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, मतलब इसके लिए वर्षा का सबसे ज्यादा होना आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले सभी भागों में यह पैदा हो सकता है। उसके लिए मिट्टी कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं रखती कि कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, लाल, पीली या काली या भुरभुरी, कोई भी मिट्टी हो। यहाँ मूंगफली का उत्पादन हो सकता है, लेकिन वर्षा सबसे ज्यादा महत्व रखता है। 75 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक वर्षा यहाँ होनी चाहिए। सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, इसे अपन सेंटीमीटर कहेंगे। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान होने की आवश्यकता है। और फसल के लिए पाला हानिकारक है। सोचिए, पानी गिरना चाहिए लेकिन पाला नहीं। पाला क्या होता है? ये तो एक पेड़ है, पेड़ के बीचों बीच अगर जड़ से लेकर ऊपर तक पत्ती तक अगर क्या हो जाता है, ओस जम जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ बर्फ जम जाता है, उसे ही अपन पाला कह देते हैं। ठीक है, पाला एक सामान्य शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब भी आपको मूंगफली का उत्पादन करना होगा, आपके पास 6 महीने होने चाहिए, मतलब 90 से 60 दिनों में यह तैयार हो जाते हैं। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का इसमें समय लग जाता है। कोई मूंगफली बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अरहर के बारे में बात करेंगे। अरहर, जिसे अपन अरहर भी कहते हैं, यह फसल ज्वार, बाजरा, रागी आदि अन्य अनाजों के साथ
मई से लेकर जुलाई में बोई जाती है, समझ लीजिए कि कौन सी फसल है, रबी की या फिर खरीफ की। आपको यह चीज तो बिल्कुल एक तरफ याद करना है कि कौन से समय पर कौन सी फसलें बोई जाती हैं, रबी और खरीफ तो याद ही रखना है। ठीक है, इस फसल के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पूर्वी व दक्षिणी हिस्से हैं। पूर्वी, आपके पास मैप होगा तो आप देख सकते हैं, इंदौर, पन्ना, उज्जैन, टीकमगढ़, निवाड़ी, देवास, खंडवा, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, झाबुआ, धार, सागर, दमोह, छतरपुर जिले इन सभी के क्षेत्र में आते हैं। पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा अरहर बोई जाती है। आपको यह याद रखना है कि पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा होता है। चना के लिए मध्य प्रदेश कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके लिए हल्की बलुई मिट्टी होनी आवश्यक है और तापमान ऊंचा होना चाहिए। इसको बोते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना चाहिए। यह मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। मैंने आपको बताया है ना कि दूसरे नंबर पे भारत में आती है, मतलब एक महत्वपूर्ण फसल ही होगी। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जगहों पर बोई जाती है। चना उत्पादन की दृष्टि में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यह तो मैंने आपको शायद 3 बार ही बता दिया। चलिए, और अंतिम फसल है सनई। सनई एक रेशेदार पौधा है जो कि सफेद रेशे और चमकीले होते हैं। सनई के जो पेड़ होते हैं उसमें सफेद रेशे होते हैं, सफेद रेशे और चमकीले होते हैं, यही रेशे चमकीले होते हैं। इसके लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है? छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, राजगढ़, सिवनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मंडला और छतरपुर, इन सभी जिलों में सनई की खेती होती है। चलिए, अंतिम चरस क्या है गुरु? चरस क्या है? गांजे के पौधे से निकलने वाले रस को अपन चरस कहते हैं। चरस क्या है? गांजे के जो पौधे हैं ना, उससे जो रस निकलता है अपन उसको चरस कहते हैं, जिसके सेवन के लिए, उत्पादन के लिए और विक्रय के लिए शासन का प्रतिबंध होना है। शासन का सबसे ज्यादा प्रतिबंध है। चरस आपके पास पा जाएंगे ना तो आपको सीधे अंदर कर देंगे। जो अपन फसल पढ़ चुके हैं उनके बाद मेस्टा, अफीम, गांजा मध्य प्रदेश में पैदा किया जाता है। अफीम और गांजा नशीला पदार्थ है। इसका उत्पादन सरकार के बड़े नियंत्रण में होता है। अफीम दवाइयां बनाने के काम में आती है। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मंदसौर है। अफीम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मंदसौर में। आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।